myself Jyoti. Today we are here to discuss the most important topic, that is how we will identify angina and heart attack. Today we have Dr. Shalinder Bhadoria, a senior cardiologist, to explain this topic. Sir, so my first question is how we will identify angina and heart attack. So basically angina is because of blockages in the coronary arteries. कोरोनरी आर्टरीज होती है जिनमें आप देख सकते हैं कि वो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, मतलब कि जो हार्ट का खुद का सर्कुलेशन मेंटेन करने वाली आर्टरीज होती हैं वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। और जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो इसके कारण से जब हार्ट की डिमांड बढ़ती है, जैसे कि जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। टिपिकली जो एंजाइना का डिस्कम्फर्ट होता है वो आपके चेस्ट के बीचों बीच, जिसे स्टर्नम या चेस्ट बोन कहते हैं, इसके पीछे होता है, एक दबाव की तरह होता है और ये आपको वहां से आपके लेफ्ट हैंड की तरफ या नेक की तरफ रेडिएट कर सकता है। जब आर्टरीज जल्दी होती है तो हमें एंजाइना पेन होता है, लेकिन जब 100% ब्लॉक होती है तो फिर हमें हार्ट अटैक का पेन होता है। तो डिफरेंस जो मैकेनिज्म में होती है, जब 100% कोई आर्टरी ब्लॉक होगी तभी हमें हार्ट अटैक का पेन होगा। तो जो हार्ट अटैक का पेन होता है क्योंकि कंप्लीट कट ऑफ ऑफ ब्लड सप्लाई है, इसलिए वो बहुत ही एंड जनरली जो एंजाइना का पेन होता है वो आपके आराम करने से, रेस्ट करने से या सॉल्यूटेट लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन जो अटैक का पेन होता है वो सॉल्यूटेट और रेस्ट को रिलीफ नहीं होता है। इनफैक्ट ये तो बैठे बैठे आपको रेस्ट करने पे या लेटने पे भी हो सकता है। सो ये एक क्लासिकल डिफरेंस होता है दोनों के पेन में। ठीक है सर, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उसका इमीडिएट एक्शन हम क्या करेंगे? अगर कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट होता है कि हार्ट अटैक है तो बेबी एस्प्रिन 325 mg हम पानी में घोलकर और चबाकर अपनी जीभ के नीचे रख सकते हैं, अनलेस कि हमें उस एस्प्रिन से एलर्जी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन जिसे स्टैटिन भी कहते हैं, उसका हाई डोज 80 mg वो भी हम ले सकते हैं। ये दो चीजें एटलीस्ट आपको जो अटैक हो रहा होगा उसको फर्दर प्रोग्रेस करने से, उसको बड़ा होने से बचा सकती हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं हार्ट डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, तो हमें आप कौन सा सजेस्ट करोगे कि जिसमें हम एंजाइना को डिफरेंशिएट कर पाए? अगर कभी भी हार्ट अटैक का डाउट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जो मेडिकेशन लेना, ताकि अगर अटैक है तो वो आगे प्रोग्रेस ना करे। एंड इमीडिएटली आप जितने जल्दी से जल्दी हो सके अपना ईसीजी कराना। ईसीजी हालांकि 30-40% केसेस में ही हार्ट अटैक को डायग्नोज कर पाता है, लेकिन जिन केसेस में हार्ट अटैक को डायग्नोज करता है वो काफी बड़े और एक्सटेंसिव हार्ट अटैक होते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग अटैक होते हैं और उनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसलिए जो सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं वो आप ईसीजी है। इसके अलावा आजकल इको की अवेलेबिलिटी भी काफी बढ़ गई है, जो कि उससे एक स्टेप ऊपर है। वो इससे भी पहले आपके हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई कर सकता है। इनफैक्ट इकोकार्डियोग्राफी से आप ये देख सकते हैं कि हार्ट अटैक किस टाइप का है, किस आर्टरी के डिस्ट्रीब्यूशन में है, कितना बड़ा है, और हार्ट अटैक के कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट के वेल में लीक होना वो तो नहीं है। ओके सर, ठीक है, समझ गए हम। इसके बाद से ये बोलना चाह रही हूँ मैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल मैटर करता है हार्ट डिसीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नो, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के ही टाइप हैं। जो हमारा बॉडी में लिपिड्स होते हैं तो अलग अलग तरह के लिपिड्स होते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई फैट सब्सटेंस खाते हैं अपने फूड में तो वो हमारे गट से लेके लीवर तक जाता है एंड लीवर में उसकी साइकिलिंग होती है और फिर वो बॉडी में जाता है वापस। सो बेसिकली जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें होता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल होता है एक लेवल तक वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए हमें लिपिड्स की जरूरत होती है। लेकिन जब उसका लेवल बढ़ता जाता है
तो फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और ये बॉडी की सारी आर्टरीज में हो सकता है। जब ये हार्ट की आर्टरीज में होता है जिन्हें हम कोरोनरीज कहते हैं, तो पहले ये अगर कम ब्लॉकेजेस होते हैं तो एंजाइना करता है, और जब 100% हो जाता है तो अटैक करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो बॉडी में ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को ले जाकर लीवर वापस ले जाता है ताकि उसका एक्सक्रीशन हो सके, इसीलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी डाइटरी हैबिट, स्पेशली अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड लेते हैं और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उससे बढ़ता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने में हमारी एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। Sir, how does stress impact our heart? स्ट्रेस में बेसिकली जब एक लेवल से ज्यादा होते हैं, कंसिस्टेंटली होते हैं, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसमें कैटाकोलामाइंस रिलीज होते हैं। कैटाकोलामाइंस बेसिकली हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि अभी कभी आपकी लड़ाई होती है या बहुत ज़्यादा एंगर होता है या आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी की नीड होती है आपको प्रोटेक्ट करने की होती है। तो बेसिकली आपकी स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए हार्ट क्या करता है, आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हार्ट को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट को बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पूरी बॉडी का थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक इंस्टेंट बूस्टअप मिले। लेकिन अगर हमें कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रहता है तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन आपकी बनी रहती है, और ये जो कैटाकोलामाइंस होते हैं ये डायरेक्टली आपके हार्ट के रिसेप्टर्स होते हैं, इन पे काम करते हैं। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो आपकी पल्स हाई होगी, पल्स हाई होने के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, तो आपका बीपी भी शूट अप कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट का वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक नॉर्मल आदमी है, उसकी हार्ट बीट 60 to 70 है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी हार्ट रेट 100-120 है, तो आप सोचिए कि एक मिनट में जिस व्यक्ति की हार्ट रेट 120 है उसके हार्ट को डबल काम करना पड़ रहा है। एंड प्लस अगर उसका ब्लड प्रेशर भी हाई है तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट ही हमारा हार्ट पंप करता है, तो हार्ट को उस हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट भी काम करना पड़ता है। तो ये दो चीजें होती हैं। आप सपोज कि किसी पेशेंट को अगर ब्लॉकेज है, 70-80% ब्लॉकेज है, तो इसमें पेशेंट की जो ब्लड सप्लाई है वो लिमिटेड है नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में। तो ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है रेस्ट पे सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन जब वो एक्सर्शन करता है तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अब अगर आपकी हार्ट रेट हाई है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, तो ये हार्ट आपका कांस्टेंट के अंदर स्ट्रेस है और इस हार्ट में अटैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्लस वन मोर थिंग, जो कैटाकोलामाइंस होते हैं वो हार्ट की पंपिंग को इंक्रीज करते हैं, हार्ट की हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। लेकिन एक चीज कहलाती है अरिथमियाज, वो होता है बेसिकली जब हमारा हार्ट एबनॉर्मल तरीके से बीट करता है। वो जो एबनॉर्मल हार्ट बीट होती हैं वो कभी कभी बहुत डेंजरस होती हैं। वो सडनली आपकी हार्ट रेट को 50-100 से ले सडनली 250-300 तक ले जा सकती हैं, जिससे कि आपका हार्ट कोलैप्स कर सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और ये अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट में लीड कर सकता है। Okay. Sir, last question. How smoking becomes the risk factor for heart disease? So, स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि ऑलमोस्ट हर तरह की मेडिकल इलनेस में, नॉन इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन के अलावा ज्यादातर जो मेडिकल इलनेस कोई भी होती है, आपको जॉइंट्स के डिसऑर्डर होते हैं, हार्ट के डिसऑर्डर्स होते हैं, लंग्स के डिसऑर्डर होते हैं, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, इनफैक्ट कई तरह के कैंसर्स में भी। तो स्मोकिंग एक बड़ा ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम रिस्क फैक्टर है जो कि आपकी अधिकतर बीमारियों में एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज स्मोकिंग के साथ होती है कि हार्ट की आर्टरीज में ये सडनली स्पाज्म कर सकता है। इसका मतलब है कि आपकी एक आर्टरी है जो कि हेल्थी है या उसमें छोटा मोटा ब्लॉकेज है, लेकिन चूंकि स्मोकिंग में क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है कोरोनरी वैसोस्पाज्म की, तो सडनली ये हेल्थी आर्टरी भी स्पाज्म में जा सकती है। अब स्पाज्म में जाने से होता है कि उस आर्टरी की ब्लड सप्लाई आर्टिफिशियली 100% कट ऑफ हो गई है, देन इट कैन लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। तो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। एंड चूंकि
सडनली एक हेल्दी आर्टरी में स्पाज्म हो रहा है, तो इनमें कोई वार्निंग साइन भी नहीं होते हैं। एक बड़ा ही पैराडॉक्स है हार्ट के अटैक में। अगर कोई हेल्दी आर्टरी है और इसमें हेल्दी हार्ट है, इसमें सडनली ब्लॉकेज होता है, अटैक होता है, तो वो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ज्यादा सीवियर होता है। इन कंपैरिजन की एक पेशेंट है, डायबिटिक है, एल्डरली है, उसमें धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। क्योंकि जब ब्लॉकेजेस धीरे धीरे होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, तो हार्ट को टाइम मिल जाता है, थोड़े से कोलेटरल्स बन जाते हैं। ऐसे पेशेंट में सडनली बहुत बड़ा हार्ट का अटैक नहीं होता है। लेकिन एक हेल्दी हार्ट है, उसने कोई तैयारी नहीं की है, उसके पास कोई कोलेटरल्स नहीं है, और सडनली अगर उसमें अटैक होता है, तो उसमें जो लाइफ का थ्रेट होता है वो एल्डरली के कंपैरिजन में यंग में ज्यादा होता है। तो इसीलिए स्मोकिंग जितना भी हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। Okay, thank you, sir. अभी Doubt? I want to know about the lifestyle changes what we can adopt. लाइफस्टाइल में दो फैक्टर्स, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर को। एक डाइटरी फैक्टर एंड सेकेंड इज एक्सरसाइज। हार्ट पेशेंट में जनरली लोगों को कंसर्न रहता है कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला है, आप फ्राइड फूड ना लें और लो कैलोरी डाइट लें, कम ऊर्जा का खाना खाएं। जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कैलोरीज रिलीज होती हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें और लाइट डाइट लें। इसके अलावा आप ना, अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट कमज़ोर है आपका, तो आपको फुल स्टमक या भरपेट खाना नहीं खाना है। आपको अपनी डाइट से थोड़ा कम खाना है, ताकि आपको अब्डोमिनल डिस्टेंशन ना हो, पेट फूले नहीं, गैस एसिडिटी की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि गैस एसिडिटी में भी वो सिम्टम्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक में होते हैं। एंड चूंकि अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो फिर उसको बार बार एक फियर रहता है दिमाग में, कहीं हार्ट के सिम्टम तो नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है। प्लस इंडाइजेशन से होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तब भी हमारे हार्ट पे लोड बढ़ता है। नॉर्मल हार्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हैं, आपका हार्ट कमज़ोर है, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा बर्डन हार्ट के ऊपर आया है वो उसके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो आप हल्का खाना खाएं, टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए, खा के तुरंत लेटे नहीं, और फ्रूट्स, अगर डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ होने पर भी आप कम मीठे कच्चे फ्रूट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, खाने को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और फ्राइड फूड नहीं लेना है। थोड़ी मात्रा में आप घी ले सकते हैं, विच इज़ नॉट दैट बैड। एक्सरसाइज में कल एक मैं वैसे वीडियो रिलीज करूंगा कि हार्ट की जो बेस्ट एक्सरसाइज मुझे लगती है वो वॉक है। कल उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इंस्टा पे। Okay, doctor, my question is, if someone is experiencing suffocation, is suffocating is something related to a heart problem? So, that's a very good question कि हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं, हम भी बेसिकली वी कैन क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज, टिपिकल हार्ट सिम्टम एंड एटिपिकल। टिपिकल मतलब जैसा कि हम सोचते हैं कि जब हार्ट अटैक होगा तो हमें चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्वेटिंग होगी, लेफ्ट आर्म पेन हो सकता है या नेक में पेन जा सकता है। एटिपिकल सिम्टम्स जो होते हैं उसमें आपको ये सिम्टम नहीं होंगे। देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक को कैसे पहचाने। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो, सफोकेशन या चोकिंग सेंसेशन हो सकता है। चोकिंग को इनफैक्ट जो हमें एंजाइना होता है, एक होता है एंजाइना पेन एंड सेकेंड थिंग इज एंजाइना इक्विवेलेंट। इसका मतलब होता है कि जो एंजाइना के सिम्टम होते हैं लेकिन इस टिपिकल पेन की तरह नहीं होते हैं। तो एंजाइना इक्विवेलेंट्स में 3-4 चीज़ें आती हैं। एक तो पेशेंट को चेस्ट पेन की जगह हो सकता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो एक्सर्शन करने पे, पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, इजी फटीग हो सकती है एक्सर्शन करने पे, या चोकिंग सेंसेशन भी हो सकता है पेशेंट को। जब हम सिम्टम को एनालाइज करते हैं तो फिर हमें बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि हमें रिस्क कितना है हार्ट अटैक होने का। अब जो रिस्क होता है वो रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है। रिस्क फैक्टर मेडिकल टर्म में वो चीजें होती हैं जिनको होने पे आपको उस बीमारी के होने का खतरा बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप बहुत तेज ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो आपके एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली डायबिटीज सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है।
हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एज के साथ भी इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। फीमेल्स में स्पेशली 50 के बाद जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, साइकिल्स बंद हो जाती हैं। ओबेसिटी अगर है, स्पेशली अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है जो कि इंडियंस में काफ़ी कॉमन होती है, कमर के आसपास जो ओबेसिटी होती है, फैट डिपोजिशन होता है, वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। सिम्टम्स अगर आपके कंसिस्टेंटली आ रहे हैं और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर आपको देखना चाहिए कि कहीं ये हार्ट के सिम्टम्स तो नहीं है। Thank you so much, sir, for sharing this very important information with us. थैंक यू।